हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में रेगुलेटिंग एक्ट और पीस इंडिया एक्ट के बारे में। तो ये दोनों एक्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 100.1 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था हमारा, ये कब आया था भारत में? ये आया था 1773 में। ठीक है, कब आया था ये भारत में? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया था। तो उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में, जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। किसके लिए था? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया था। याद रखिएगा, पूछ लेता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह किसके लिए बनाया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, जो भारत में लाया गया था। क्लियर? किसकी सिफारिश पर? गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत लाया गया था। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि किसकी सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में लाया गया था। तो ये गुप्त समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और ये गुप्त समिति क्या है, अभी हम आगे चल के बात करेंगे इनके बारे में। तो कंपनी के शासन के अधीन लगाए गए इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में रखना था। यानी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी गई थी और जो कार्य कर रही थी, उसको निगरानी रखना, उस पर नियंत्रण रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। रेगुलेटिंग का मतलब ही क्या है? नियंत्रण करना। क्लियर? तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के कारण क्या थे, यानी रेगुलेटिंग एक्ट भारत में किस वजह से आया था, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले है इसमें ब्रिटिश अभिजात वर्ग की ईर्ष्या। ठीक है, क्या है? ब्रिटिश अभिजात वर्ग की ईर्ष्या। तो बंगाल में द्वेष शासन के अधीन कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल को बहुत लूटा, जिससे समस्त प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया और बंगाल का पूर्ण विनाश हो गया। यानी जो द्वेष शासन लगाया गया था, डाई आज की व्यवस्था जो भारत में अंग्रेजों द्वारा लगाई गई थी, उसमें क्या था, जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने बंगाल को एक अलग तरीके से लूटपाट करके पूरे बंगाल को अस्त व्यस्त कर दिया था। तो ये खबर कहाँ जा रही थी? सारी ब्रिटेन जा रही थी। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने भारत आने से पहले तथा अंग्रेजी व्यापारी बंगाल के लूटे हुए सोने के थैले लेकर इंग्लैंड लौट रहे थे और अपनी फिजूल खर्ची से अभिजात वर्ग के मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर रहे थे। कहने का मतलब ये है, माना कि जो भी ये धन लूटते थे अंग्रेज और जो भी कमाते थे, वे सीधा कहाँ जाता था? वे ब्रिटेन जाता था। और जो इस धन को वहां पर ले जा रहे हैं, जो लूटा हुआ धन है और जो भी चीजें हैं, तो ये रास्ते में क्या करते थे कुछ लोग, उसको फिजूल खर्ची में और बेवजह उड़ा दिया करते थे, जिस कारण रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने का ये मुख्य कारण था। क्लियर? तो इसलिए इंग्लैंड में यह मांग की जाने लगी कि कंपनी के मामलों में संसदीय हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। यानी जो अंग्रेजी कर्मचारी थे, उन लोगों में क्या थी? एक ईर्ष्या यानी लालच की भाव उत्पन्न हो रहे थे। यानी जो भी धन लूटा जा रहा था, तो वह ब्रिटिश सरकार तक ना पहुंचते हुए वह अपने में ही खर्च कर दिया करते थे, जिस कारण जितना धन उन्हें पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंचता था। इस कारण रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। और आगे अन्य कारण है, उनको भी जानते हैं। तो दूसरा है इंग्लैंड में कंपनी की प्रशासनिक संरचना। तो इंग्लैंड में कंपनी के प्रशासन दो मुख्य अंग थे, यानी जो कंपनी के प्रशासन है उसके मुख्य दो अंग थे।
कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये इसके दो अंग थे जो कंपनी के मामलों पर नियंत्रण रखते थे। यानी जो ब्रिटिश सरकार है उसने दो प्रशासन को बैठाया, कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, याद रखिएगा। तो अब इन दोनों के कार्य को जानते हैं। तो कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स के वे सदस्य जो 6 माह तक या उससे अधिक समय तक 500 पाउंड अधिक शेयर धारक होते हैं, वोट देकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते हैं। यानी कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर के वे सदस्य जो 6 माह या उससे अधिक समय तक 500 पाउंड ब्रिटिश सरकार को देते हैं, तो वे क्या बनते हैं, कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर के सदस्य बन जाते हैं। क्लियर। तो डायरेक्टर का पद बहुत महत्वपूर्ण होता था और धन भागीदारी शेयरों को एकाधिकार में लेने के लिए निवेशक बनने का प्रयास करते थे। तो यह क्रय विक्रय और इससे संबंधित कुकर्म ब्रिटिश जनता या सरकार से छिपे नहीं थे। ठीक है, जो भी ये कर्म कर रहे थे, जो क्रय विक्रय का इधर उधर कर रहे थे, जो अंग्रेजी कर्मचारी थे, वह ब्रिटिश सरकार से नहीं छिप रहे थे। किसके कारण? इंग्लैंड के कंपनी के प्रशासन के द्वारा, यानी कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ये छिप नहीं रहे थे। ये सारे इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही थी? इंग्लैंड में जा रही थी। ठीक है, तो अगला है कंपनी की वित्तीय स्थिति। तो बंगाल से दीवानी की अत्यधिक धन वसूली की आशा में कंपनी के भागीदार हैं जो, इन्होंने लाभांश 6% से बढ़ाकर 10% और अगले वर्ष 12.5% तक कर दिया था। यानी जो धन वसूली की जाती थी, पहले कितनी की जाती थी? 6, उसके बाद इन्होंने 10 कर दी और उसके बाद बढ़ाकर कितनी कर दी? 12.5% तक इन्होंने धन वसूली कर दी थी। इतने अधिक लाभांश को देखकर अंग्रेजी सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा कंपनी को आज्ञा दी कि कंपनी 2 वर्षों तक सरकार को 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष देगी। और फिर भी यह अवधि कब तक बढ़ा दी गई थी? 1772 में बढ़ा दी गई थी। यानी हर बार क्या हो रहा था, ये कंपनी थी जो 4 लाख पाउंड सरकार को नहीं दे पा रही थी, तो ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 1772 तक कर दी गई थी। अगला है 1771 से 1772 में बंगाल में सूखा पड़ जाने के कारण फसलें नष्ट हो गईं और हैदर अली से संभावित युद्ध और कंपनी के कर्मचारियों की धन लोलुपंता कंपनी की वित्तीय स्थिति डांवाडोल हो गई। कहने का मतलब यह है 1771 और 72 में बंगाल में काफी सूखा पड़ा, जिस कारण फसलें नष्ट हो गईं और हैदर अली से जो युद्ध हुआ था उससे क्या हुआ, कर्मचारियों ने धन की लूटपाट काफी करी। इस कारण क्या था, जो फसलों से धन वसूली की जाती थी वे नहीं हो पाई और जो धन की लूटपाट होती थी, जो और ईर्ष्या वाले कर्मचारी थे वे अपना हिस्सा अलग कर लेते थे, जिस कारण ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड जो पहुंचना था वे नहीं पहुंच पाता था। इस कारण क्या था, कंपनी कर्जे में डूबती चली गई। ठीक है, तो कंपनी में पहले ब्रिटिश सरकार को दिए जाने वाले 4 लाख पाउंड पर छूट मांगी। अब क्या था, जो 4 लाख पाउंड देने थे वे तो ये नहीं दे पा रही थी, उस कारण क्या हुआ, इन्होंने सरकार से क्या कहा कि 4 लाख पाउंड पर छूट मिल जाए। फिर 1772 में 10 लाख पाउंड का कर्जा किससे वापस लिया? कम इन्होंने ब्रिटिश सरकार से लिया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का कर्जा लिया, जिससे कंपनी की स्थिति सुधार हो सके। तो ब्रिटिश सरकार को कर्ज मांगने पर कंपनी की जांच करने का अवसर मिला था। अब जो हमारी ये दो प्रशासन के अंग थे, कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर और डायरेक्टर ऑफ कोर्ट, तो इसके द्वारा कंपनी की जांच करने का मौका मिला। अब कंपनी ने को तो जो था 10 लाख पाउंड का वह कर्जा तो मिल गया, वह क्यों दिया गया था उसमें भी ब्रिटिश सरकार की चाल थी, क्योंकि जो भी पैसा था जो ब्रिटिश सरकार तक पहुंच रहा था वह ईस्ट इंडिया कंपनी ही लाकर दे रही थी। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने 10 लाख पाउंड का कर्जा भी इनको दे दिया था और कंपनी की जांच करने का भी अवसर इसी कारण इनको मिल गया था। क्लियर। अगला है संसदीय जांच समिति। तो चौथा क्या है, संसदीय जांच समिति। तो नवंबर 1772 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की जांच करने के लिए 2 समितियां नियुक्त की, प्रवर समिति और गुप्त समिति। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था
कि किसकी सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, तो गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो इन समितियों की जांच में कंपनी द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग के कई प्रकरण सामने आए। तो जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए 1773 में 2 अधिनियम पारित किए गए। ठीक है, कितने अधिनियम पारित किए गए थे? 2 अधिनियम पारित किए गए थे। पहले एक्ट के अनुसार कंपनी को 4% की ब्याज पर 14 लाख पाउंड कुछ शर्तों पर ऋण दिया गया। ठीक है, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह क्या थी? कर्जे में चली गई थी। तो पहले एक्ट के अनुसार क्या था कि 4% की ब्याज पर 14 लाख है जो इसको कर्जा दिया गया, यानी 14 लाख पर इन्हें 4% की ब्याज भी देनी थी और 14 लाख भी चुकाने थे। दूसरे अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके द्वारा कंपनी के कार्य को नियमित करने के लिए संविधान दिया गया। अब इसमें हस्तक्षेप किसका हो गया था? दूसरे एक्ट में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप हो गया था। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वे अब किसके अधीन कार्य करेगी? ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करेगी। पहले तो ये भारत में अपनी मनमानी कर रही थी, लेकिन अब यह ब्रिटिश सरकार के कहने पर ही चलेगी। तो इस कारण क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था दूसरे अधिनियम के द्वारा। और किसकी सिफारिश पर? गुप्त समिति के सिफारिश पर यह एक्ट पारित हुआ था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक्ट किस लिए भारत आया था। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या क्या थी। तो अब इसको जानते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसमें से भी एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने से पहले भारत में 3 गवर्नर हुआ करते थे। बॉम्बे का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर। ठीक है, कितने गवर्नर हुआ करते थे? बॉम्बे के गवर्नर, बंगाल का गवर्नर और मद्रास का, यानी 3 गवर्नर हुआ करते थे। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद बंगाल का गवर्नर अब क्या हो गया था? भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। याद रखिएगा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद ही बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस एक्ट के पारित होने के बाद बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति इन दोनों से ज्यादा हो गई, क्योंकि ये क्या हो गया था? भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। तो बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर को कोई भी फैसला लेना होता था तो वह बंगाल के गवर्नर जनरल से अनुमति लेता था। क्लियर? तो ब्रिटिश सरकार ने एक 4 सदस्यों की समिति लागू की, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को कोई भी फैसला लेना होगा तो उसे पहले इन 4 सदस्यों की अनुमति लेनी होगी। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था कि 4 सदस्यों की समिति लागू कर दी। अब इसमें क्या था कि अब इन तीनों को जो भी फैसले लेने होंगे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? यदि बंगाल के गवर्नर को कोई भी फैसला लेना है तो वह पहले इन 4 सदस्यों की समिति में से अनुमति लेगा, तभी वो फैसला पारित किया जाएगा। क्लियर? आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यानी ब्रिटिश सरकार ने अब इसको कैसे कंट्रोल किया? 4 सदस्यों की समिति को बैठाकर। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के दोष। तो इस एक्ट का मुख्य दोष था कि गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के बहुमत के अनुसार कार्य करना पड़ता था, जिससे गवर्नर जनरल को निष्क्रिय रहना पड़ता था। अब कहने का मतलब ये है कि यदि बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर इन दोनों को कोई भी फैसला लेना होता था तो वे किसकी अनुमति लेते थे? वे बंगाल के गवर्नर जनरल की अनुमति लेते थे। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को जो भी फैसला लेना होता था वे किसके पास जाते थे? भारत के गवर्नर जनरल के पास जाते थे। अब इसमें एक और मुश्किलें थी। अब भारत के गवर्नर जनरल को जो भी फैसला लेना होता था तो वे किससे अनुमति लेते थे? 4 सदस्यों की समिति से अनुमति लेते थे। यदि वह अनुमति दे देते थे तब उस अधिनियम को पास किया जाता था। यदि वह 4 सदस्य अनुमति नहीं देते थे तो उसको खारिज कर दिया जाता था। तो ये इसका मुख्य दोष था। इस कारण गवर्नर जनरल को निष्क्रिय रहना पड़ता था। दूसरा प्रमुख दोष था कि गवर्नर जनरल
और मद्रास व मुंबई के गवर्नर जनरल संबंध दोषपूर्ण हो गए। यानी अब इनमें क्या हो गया था, दोषपूर्ण हो गए, क्योंकि ये क्या थे, एक दूसरे के फैसले पर टिके हुए थे। यदि कोई भी गवर्नर या गवर्नर जनरल उसका फैसला इनकार करता था तो आपस में इनमें मतभेद हुआ करते थे। और बम्बई के गवर्नर पर किसका नियंत्रण था, बंगाल सरकार का नियंत्रण था। तो इस प्रकार इनमें क्या थे, दोष उत्पन्न हो गए थे। क्लियर। इसका सबसे बड़ा दोष था कि गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के साथ सुप्रीम कोर्ट का संबंध स्पष्ट नहीं किया गया था। इससे अधिकार क्षेत्र के प्राय संघर्ष हुआ करता था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो गवर्नर जनरल था उसे कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, जबकि 4 समितियों की अनुमति वह ना ले ले। इस कारण क्या थे, इसके अधिकार तो थे इसके पास, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने का और किसी के पास हथियार था। क्लियर। तो ये थे रेगुलेटिंग एक्ट के दोष। अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे पीस इंडिया एक्ट को। तो पीस इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट से ही संबंधित है। तो पीस इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 को आया था। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। तो पीस इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा इसे पारित किया गया था। तो पीस इंडिया एक्ट का एक और नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 इसका दूसरा नाम है। तो यदि एग्जाम में आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 किसे कहा जाता है, तो याद रखिए पीस इंडिया एक्ट 1784 को ही कहा जाता है। तो आप इन दोनों की डेट से याद कर सकते हैं, 1784 1784। ठीक है। अब बात करते हैं पीस इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो पीस इंडिया एक्ट 1784 का उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। क्या था, 1784 में जो पीस इंडिया एक्ट आया था वह रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। जब रेगुलेटिंग एक्ट था तब क्या था, वह ऊपरी तौर से ब्रिटिश सरकार उस पर कंट्रोल कर रही थी, लेकिन पीस इंडिया एक्ट के आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने हाथों में पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया था। तो पीस इंडिया एक्ट का नाम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट दी यंगर के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था, जो विलियम पिट है उसके नाम पर रखा गया था, दी यंगर। ठीक है। तो इसका उद्देश्य आप समझ गए होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पीस इंडिया एक्ट को लाया गया था। तो पीस इंडिया एक्ट कैसे करता था, तो इसमें 2 समितियां थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या थे, 24 सदस्य थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस चीज को देखता था, व्यापारिक मामलों को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको देखता था, वे राजनीतिक मामलों को देखता था। यानी इन दोनों के कार्य अलग अलग थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो पीस इंडिया एक्ट की कमियां क्या क्या थी, अब इनको जानते हैं। तो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल के बीच नियंत्रण की सीमाओं में कोई स्पष्टता नहीं थी, यानी यह सीधे आमने सामने बात नहीं करते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और गवर्नर जनरल की शक्तियां व्यापारिकता थी और वस्तुनिष्ठ नहीं थी, यानी यह आपसी संबंध इसको बताते थे। वस्तुनिष्ठ यानी ब्रिटेन की कोई भी इसमें अधिकार नहीं दिखाते थे। तो नियंत्रण बोर्ड पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था, यानी यह कहने का मतलब इसमें यह है, ये दोनों बोर्ड ठीक से कार्य नहीं करते थे, यह अपने में ही लीन रहा करते थे। तो इस एक्ट की ये काफी कमियां थी। तो ये था हमारा पूरा पीस इंडिया एक्ट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पूरा पीस इंडिया एक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़
आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।